आज हम दोस्तों क्लास 11th साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे एक चैप्टर दे रखा है कार्बनिक रसायन एवं मूलभूत सिद्धांत। कार्बनिक रसायन एवं मूलभूत सिद्धांत। अब इसके अंदर आपको पहले सामान्य जानकारी के तौर पर आपको ये लिखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन क्या होती है। इस कार्बनिक रसायन का अंग्रेजी में कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपका सामान्य परिचय होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, इसके अंदर कौन से यौगिकों का अध्ययन करते हैं। पहले तो हम कार्बनिक रसायन के बारे में जानेंगे, उसके बाद में इसके हम क्या पढ़ेंगे, मूलभूत सिद्धांत पढ़ेंगे। और धीरे धीरे उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो किसके उत्पन्न होते हैं, हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न, उसका हम नामकरण पढ़ेंगे। जो आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत उसके परिचय के बारे में पढ़ा था कि वहां पर एक चैप्टर था कार्बन एवं उसके यौगिक, तो उसी को हम हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न में शामिल करते हुए देखो ये लगातार 2 चैप्टर आपके, एक तो कार्बनिक रसायन एवं उसके मूलभूत सिद्धांत और उसके जस्ट नीचे दे रखा हाइड्रोकार्बन। तो हम लगातार पढ़ते चलेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। तो आप ध्यान से आप समझो और साथ साथ में मैं लिखवाऊंगा और नोट्स बनवाऊंगा। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ते हैं। तो नीचे आप हेडिंग डालो इसका सामान्य परिचय, हेडिंग डालो सामान्य परिचय और इसमें लिखना स्टार्ट करो। लिखो कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इस ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। अर्थात इसे, किसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अर्थात इसे जंतुओं एवं वनस्पतियों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत कार्बनिक रसायन को रखा गया। तो दोस्तों आपको इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सामान्य परिचय समझ में आया होगा। देखो क्या है कि हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक शब्द लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है। इस लिविंग का मतलब होता है जीवित प्राणियों से, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवित प्राणियों से, अर्थात जंतुओं एवं वनस्पतियों के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत ही कार्बनिक रसायन को रखा गया। ये तो हो गया इसका सामान्य परिचय। अब नीचे लिखो परिभाषा लिखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परिभाषा लिखनी है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही भाग है। इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का। तो लिखो इसमें रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों के कोष्ठक में लिख लेना हाइड्रोकार्बन एवं इसके व्युत्पन्न। तो सेंटेंस क्या बन गया, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। और कार्बनिक यौगिकों का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन एवं उसके व्युत्पन्न। अध्ययन किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन कहते हैं।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो दोस्तों अब आपने इसका सामान्य परिचय, किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सामान्य परिचय एवं इसकी परिभाषा पढ़ ली कि आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या समझते हैं, केवल कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का जिस विज्ञान में अध्ययन करते हैं वही क्या आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमेशा कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ये होते हैं, इसमें कार्बन तो शामिल होगा ही होगा। कौन सा परमाणु शामिल होगा, कार्बन होगा। इस कार्बन परमाणु के साथ साथ ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनमें कार्बन परमाणु के साथ साथ हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बन गया, क्या बन गया, कार्बन तथा हाइड्रोजन मिलकर जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इनकी परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब केवल कार्बनिक यौगिकों के बारे में समझ लिया कि इन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन एवं अन्य परमाणु भी होते हैं। अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, जैसे फास्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। अन्य परमाणु होते हैं, अन्य परमाणु होते हैं, एटम होते हैं। तो नीचे लिखो, इन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु के साथ साथ अन्य परमाणु भी उपस्थित होते हैं, अन्य परमाणु भी उपस्थित होते हैं। यह आपने लिख लिया, यह हो गया सामान्य परिचय और इसकी परिभाषा। अब इसके बाद में ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं या नहीं, इन यौगिकों के बारे में पता करने के लिए प्राणियों के अंदर ये जो कार्बनिक यौगिक है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके आधार पर एक सिद्धांत दिया गया, उसका नाम है वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी का मतलब होता है जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत। अब देखो, अब आपने हेडिंग डाल ली होगी जैव शक्ति सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं वाइटल थ्योरी। देखो जैव का मतलब होता है प्राणियों के अंदर शक्ति प्रदान करने वाले यहाँ पर कौन से यौगिक आपने पढ़े, कार्बनिक यौगिक। कौन से यौगिक, कार्बनिक यौगिक। तो इन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ठीक है, इस कार्बनिक यौगिकों की पहचान के बारे में बताने के लिए कौन सा सिद्धांत आता है, जैव शक्ति सिद्धांत। तो इसमें 1815 में एक वैज्ञानिक आता है बर्जीलियस। 1815 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि जो जीव जंतु एवं प्राणी होते हैं, जीव जंतु या वनस्पति या प्राणी होते हैं, इन मतलब प्राणियों के अंदर भाई शरीर के अंदर है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे, इनका शरीर होता है, इन शरीर के अंदर इन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किससे होता है। तो इस बर्जीलियस ने यह कहा कि इन प्राणियों के शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से इन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया, इन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया। और इसके बाद में आता है वोलर यह कहता है कि इन कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किससे होता है, अकार्बनिक यौगिकों से होता है। वोलर आता है 2828 में, वोलर नामक वैज्ञानिक। देखो इसका जन्मदाता जैव शक्ति सिद्धांत को मूल रूप से देने वाला वैज्ञानिक तो कौन था, बर्जीलियस ही था। और वोलर क्या कहता है, वोलर ये कहता है कि अकार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। ये तो कहता है वोलर, तो ये कहता है कार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। लेकिन बर्जीलियस क्या कहता है कि शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से किसका निर्माण हो जाता है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आप लिखते चलो, जैव शक्ति सिद्धांत हेडिंग डाल ली, इसके नीचे लिखो 1815 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने, बोर्ड पर नाम लिखा, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने कहा कि प्राणियों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण उसके शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं से होता है, ये तो बात हो गई बर्जीलियस की। अब नीचे तीर लगाकर लिखो,
लेकिन सन 1828 में वोहलर नामक वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में नाम लिखना बहुत जरूरी है प्रयोगशाला, क्योंकि ये प्रयोगशाला विधि है। अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग के माध्यम से पता किया कि अकार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया। अब देखो, अकार्बनिक यौगिकों का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। वे कौन से यौगिक होते हैं? अकार्बनिक यौगिक होते हैं। और जिसमें कार्बन होगा उन यौगिकों का नाम क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। तो अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इतना तो आपने लिख लिया। सन 1828 में वोहलर ने अपनी प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिकों से किसका निर्माण कर दिया? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर दिया। अब नीचे लिखो उदाहरण। वोहलर ने पोटेशियम साइनेट, जिसका सूत्र मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसका नाम है पोटेशियम साइनेट। वोहलर ने पोटेशियम साइनेट तथा अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनेट, देखो पोटेशियम का K और साइनेट का सूत्र होता है CnO, इसे कहते हैं पोटेशियम साइनेट। तो पोटेशियम, वोहलर ने क्या किया? पोटेशियम साइनेट तथा अमोनियम सल्फेट की आपस में क्रिया करवाकर ये तो है, बोर्ड की तरफ देखो, ये तो है पोटेशियम साइनेट और ये क्या है? अमोनियम साइनेट। NH4 का होल 2 SO4 अमोनियम सल्फेट है। पोटेशियम साइनेट एवं अमोनियम सल्फेट के साथ क्रिया करवाकर अमोनियम साइनेट अकार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिया। अमोनियम साइनेट का निर्माण कर दिया। अमोनियम साइनेट का निर्माण कर दिया, जो एक अकार्बनिक पदार्थ था। ये रिएक्शन उतार लो आप। ये तो पोटेशियम साइनेट, ये है अमोनियम सल्फेट। आपस में क्रिया करवा दी, पोटेशियम के साथ जुड़ गए सल्फेट और अमोनियम के साथ क्या जुड़ गए? साइनेट। फर्स्ट स्टेप में अपने प्रयोग में ये देखा। उसके बाद में इसने तुरंत बाद क्या किया? जस्ट इसके नीचे लिखो अमोनियम साइनेट को अपने प्रयोग में इसके बाद में लिखो अमोनियम साइनेट, ये सब काम वोहलर ही करता है। अमोनियम साइनेट को गर्म करते ही यूरिया का निर्माण हो गया। और यूरिया का सूत्र होता है NH2COO NH2, इसे कहते हैं यूरिया। यूरिया का निर्माण हो गया। यह यूरिया एक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाई गई। यह यूरिया एक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाई गई।
तो दोस्तों यदि आपको ये पूछ ले कि प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए तो यूरिया ही है। प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया तो प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है? यूरिया है। और यूरिया की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? वोहलर था। कौन था? वोहलर था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि वोहलर जो वैज्ञानिक है वो क्या है? प्रथम कार्बनिक यौगिक की खोज करने वाला। और प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए, उसका नाम है यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। देखो सबसे पहले अकार्बनिक यौगिक लिया और अकार्बनिक यौगिक से किसका निर्माण कर दिया? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर दिया। देखो यहाँ पर कौन सी कॉन्सेप्ट और कौन सा सिद्धांत है वो फेल हो जाता है। बर्जलियस का सिद्धांत यहाँ पर वोहलर क्या कर देता है? फेल कर देता है। क्यों? क्योंकि बर्जलियस तो ये कहता है कि शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं से किसका निर्माण होता है? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। लेकिन वोहलर क्या कहता है कि अकार्बनिक यौगिक से किसका निर्माण कर दिया? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर दिया। और वो कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया है। यूरिया। इसने ये भी बताया कि ये यूरिया है। यूरिया किससे करता है? कि अमोनियम साइनेट अकार्बनिक यौगिक से किसका निर्माण कर देता है? यूरिया का निर्माण कर देता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमने कार्बनिक रसायन का परिचय पढ़ा, परिभाषा पढ़ ली, किस प्रकार से इसके शब्दों को यूज में लेते हैं, और इसके बाद में हमने पढ़ा जैव शक्ति सिद्धांत। ये तो हो गया कार्बनिक रसायन एवं कार्बनिक यौगिकों के बारे में। अब हम इसके बाद में मूल रूप से इसके अंदर कौन सा तत्व होता है? कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु होता है। कौन सा परमाणु होता है? कार्बन परमाणु होता है। अब इस कार्बन परमाणु की अब दोस्तों इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में यह आएगा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन कार्बनिक यौगिकों में मूल परमाणु क्या होता है? हमने ये पढ़ा था कि कार्बन परमाणु के साथ साथ कोई अन्य परमाणु भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। लेकिन मूल परमाणु क्या होता है? कार्बन होता है। अब मूल परमाणु कार्बनिक यौगिकों में कार्बन होता है, तो बताओ कार्बन, नीचे लिखो कार्बन, कार्बन की विशेषताएं, कार्बन की विशेषताएं, फटाफट लिखो आप कार्बन की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। लिखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है एवं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन एवं 6 ही प्रोटॉन होते हैं। यह आपने पढ़ लिया कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके उतने ही तो क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिख लिया आपने, परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसमें 6 ही प्रोटॉन और 6 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे वाला पॉइंट लिखो कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। नीचे लिखो यह कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सहसंयोजक बंध बनाते हैं जो सांझे के द्वारा बनता है, जो सांझे के द्वारा बनता है। बस इतनी लिखना है आपको। अब देखो कार्बन की विशेषता आपके सामने आ गई। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी संयोजकता होती है? 4। अब 4 संयोजकता को बताने के लिए 2 वैज्ञानिक आते हैं और दोनों वैज्ञानिक क्या करते हैं? अपने अपने सिद्धांत देते हैं। उससे कार्बन का स्थायित्व स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब नीचे हेडिंग लिखो, ये विशेषता लिख ली, नीचे हेडिंग लिखो कार्बन परमाणु की चतु संयोजकता के सिद्धांत। चतु संयोजकता के सिद्धांत। चतु का मतलब होता है 4 संयोजकता के सिद्धांत। 4 या चतु संयोजकता के सिद्धांत। पहला सिद्धांत लिखो, 2 सिद्धांत दिए, पहला सिद्धांत लिखो, मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। अब देखो आपने नीचे हेडिंग डाल ली कि ये जो 4 संयोजकता होती है, इस 4 संयोजकता को बताने के लिए 2 वैज्ञानिक आते हैं। एक तो आता है केकुले का सिद्धांत।
केकुले नामक वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम क्या होगा, केकुले का सिद्धांत। दूसरा आता है वांटोफ तथा लीबेल का सिद्धांत। इसने अलग अलग अपनी अवधारणा प्रस्तुत की कि कार्बन परमाणु के साथ में क्या कंडीशन होती है, इसकी ज्यामिति क्या होती है, इसकी संयोजकता की क्या होती है, किस प्रकार से ये बंधों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो आप नीचे हेडिंग डालो केकुले, ये तो आपने लिख लिया केकुले का सिद्धांत, इस प्रकार सारणी बनाकर लिख लो, उसके नीचे हेडिंग डालो आप केकुले का सिद्धांत, केकुले का सिद्धांत। नीचे लिखो इस सिद्धांत के निम्न बिंदु होते हैं, इस सिद्धांत के निम्न बिंदु होते हैं। इस सिद्धांत के निम्न बिंदु होते हैं। नंबर 1 लगाकर लिखो, कार्बन परमाणु, इसने सबसे पहले केकुले ने बताया था, लिखो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, यह बात केकुले ने कही। नंबर 2 पॉइंट लगाकर लिखो, कार्बन परमाणु, केकुले ने यह कहा कि कार्बन परमाणु, देखो सामने देखो, एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ, बात समझ में आ रही है, एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ एकल, कोमा, एकल, कोष्टक में लिख लेना, कोमा, द्वि, कोमा, त्रि बंधों से जुड़े हुए हो सकते हैं। कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ एकल, द्वि, त्रिबंधों से बंधित हो सकते हैं। यह बात किसने कही, केकुले ने कही। नीचे लिखो, नीचे लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, यह कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिन्हें कार्बन श्रृंखला कहा जाता है, जिन्हें कार्बन श्रृंखला कहा जाता है। नीचे लिख लेना, देखो एक कार्बन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार से बहुत सारे जुड़े होते हैं। जिस प्रकार से आपको प्रार्थना में आपकी लाइन बनाई जाती है तो एक के बाद एक खड़े होते हैं, उसी प्रकार कार्बन के बाद दूसरा कार्बन, दूसरे के बाद तीसरा, केवल कार्बन की श्रृंखला है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, कार्बन श्रृंखला। तो एक कार्बन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जुड़ा हुआ होता है, इसे हम कहते हैं कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यह कार्बन श्रृंखला दो प्रकार की होती है, एक तो होती है विवरंत या खुली। यह कार्बन श्रृंखला दो प्रकार की होती है, विवरंत या खुली श्रृंखला, तथा दूसरी सैवरंत या बंद श्रृंखला के रूप में हो सकती है। खुली या बंद श्रृंखला के रूप में हो सकती है। देखो खुली का मतलब क्या होता है, देखो बोर्ड की तरफ देखो, और परिभाषा बाद में लिखेंगे, केवल समझो। देखो खुली का मतलब ये होता है एक कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। मैंने इस श्रृंखला में केवल 4 कार्बन परमाणु लिए, और देखो इस संरचना में और इस संरचना में ऐसे लिख रखा, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख दिया मैंने 4, 1 2 3 और 4। इसमें और इसमें आपको अंतर क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें पहला कार्बन और चौथा कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं है किसी भी बंध के द्वारा। देखो आपस में जुड़े हुए नहीं है,
इसका मतलब ये क्या है, खुली संरचना। खुली को कहते हैं विवृत श्रृंखला। क्या कहते हैं, विवृत श्रृंखला कहते हैं। लेकिन सवृंत का मतलब चक्कर के रूप में, वर्त के रूप में। वर्त हमेशा क्या होता है, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर आकर रुक जाता है। बताओ, वर्त के रूप में। वर्त का मतलब क्या होता है, सवृंत। देखो इसमें पहला कार्बन और अंतिम कार्बन, चौथा कार्बन आपस में देखो बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है, सवृंत या बंद श्रृंखला। तो दोस्तों केकुले ने यही बात कही कि कार्बन श्रृंखला खुली भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है। तो आपने अलग अलग पॉइंट लिखा। केकुले ने कहा 4 संयोजकता होती है। ये जो 4 संयोजकता होती है, इसकी जो चारों संयोजकता होती है वो बीच में एकल, द्वि और त्रिबंध के द्वारा जुड़ी होती है। ये श्रृंखला विवृत एवं खुली या बंद श्रृंखला हो। डायरेक्ट उदाहरण लिख लो, देखो डायरेक्ट ही लिखो। देखो कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध भी हो सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध भी हो सकते हैं, कार्बन के अलावा अन्य परमाणु भी हो सकते हैं। देखो कार्बन की 2 संयोजकता यदि ऑक्सीजन परमाणु से पूरी कर देते हैं तो बताओ 2 शेष रहती है। देखो हमें करनी क्या है, प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4। इस कार्बन की 1, 2, 3 और 4, इसकी कितनी है, 4। इसकी देखो 1 और 2, 2 तो बंधों के द्वारा हो रही है, शेष कितनी हो गई, 2। यहाँ पर भी शेष कितनी होगी, 2। यहाँ पर देखो इस कार्बन परमाणु 2 तो ऑक्सीजन परमाणु के साथ पूरी हो रही है, 3 और 1, 4। इस प्रकार से हम संयोजकता क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और संयोजकता कार्बन परमाणु और कार्बन के बीच बंध के द्वारा दिखाते हैं यदि कार्बन परमाणु एक तो कार्बन के द्वारा जुड़े होते हैं या कोई अन्य परमाणु के द्वारा जुड़े होते हैं। यदि जो शेष संयोजकता होती है वो हम हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। तो बताओ यहाँ पर कुछ भी परमाणु नहीं, इसका मतलब क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर भी, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, हाइड्रोजन। देखो इस प्रकार से हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से बताया कि कुले ने बताया कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4। ये चारों संयोजकता में कार्बन परमाणु अन्य परमाणु के साथ कितने बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं और अन्य को हम किसके द्वारा पूरी कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन के द्वारा। अब इसके बाद आगे वाला सिद्धांत आता है वानटॉफ तथा लीबेल का सिद्धांत। ये हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।